हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं और ये सेक्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 154 154 और सीआरपीसी का सेक्शन 154 कहता है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला। देखिए, संज्ञेय मामले जो होते हैं, संज्ञेय मामले वो मामले होते हैं जिसमें क्या होता है कि बिना वारंट के पुलिस जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो देखिए क्या होता है कि जो संज्ञेय मामले क्या होते हैं, संज्ञेय मामलों को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो इत्तला होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको अपन इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो संज्ञेय मामलों में इत्तला को हम सेक्शन 154 में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा इस बात को देखें तो कि संज्ञेय मामले जो होते हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2C में आते हैं और सेक्शन नंबर 2C या 2G जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है कि जो संज्ञेय मामले होते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, जब भी कोई संज्ञेय मामला होता है तो संज्ञेय मामले में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं, जो संज्ञेय मामले होते हैं, उसकी इत्तला जो होती है वो क्या करेगा, पुलिस स्टेशन में, अपने नज़दीकी थाने में, वहाँ के भार साधक अधिकारी को यानी कि ऑफिसर इंचार्ज को देगा। जो भी वहाँ पर इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज है, उस इंचार्ज को जो है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाके क्या करेगा, उस मामले में की इत्तला देगा। तो देखिए क्या होता है कि संज्ञेय अपराध की इत्तला यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऑफिसर इंचार्ज अगर कोई भी सूचना मौखिक रूप से दी गई है यानी कि ओरली कोई भी सूचना दी गई है तो ऐसी सूचना को वो क्या करेगा, पहले रिटर्न करेगा। यानी कि कोई भी सूचना जो होती है वो मौखिक अगर दी जाती है तो सबसे पहला काम थाने के भार साधक अधिकारी का होता है कि वो ऐसी किसी सूचना को अभिलिखित यानी कि वो रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करता है या फिर उसको रिटर्न में लेता है। अब रिटर्न में जो सूचना लेगा, ऐसी सूचना को क्या कहलाएंगे, उसको अपन बोलेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में अपन कहते हैं FIR। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, FIR जो होती है वो हमेशा रिटर्न होती है। FIR कभी भी ओरल जो है वो नहीं होगी। अब जो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई सूचना अगर टेलीफोन पे भी दी जाती है तो टेलीफोन पर भी जो दी गई सूचना जो होती है उस सूचना को औपचारिक सूचना कहा जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति टेलीफोन पर सूचना देता है तो उस सूचना को जो है लिखित में यानी कि रिटर्न में जो है वो लिया जाता है और उसी के बाद में क्या होता है, कोई भी कार्यवाही होती है। अब देखिए, जब भी कोई FIR दी जाएगी तो FIR जो होगी वो रजिस्टर्ड में दर्ज होगी। यानी कि FIR जो होती है वो पुलिस रजिस्टर्ड में दर्ज होती है। दर्ज करने के बाद में जिस व्यक्ति ने वो सूचना दी है उस व्यक्ति के वहाँ पे साइन करवाए जाते हैं। वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने साइन करेगा। साइन करने के बाद में उस FIR की एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दी है, यानी कि जिसने किसी भी अपराध के बारे में सूचना दी है या जो FIR करवाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो रिकॉर्ड है यानी कि जो FIR है उस FIR की एक कॉपी जो है वो दी जाएगी। ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति FIR दर्ज करवा रहा है वह व्यक्ति उस घटना का आई विटनेस हो। कहने का मतलब है आई विटनेस होना यहाँ पे आवश्यक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने जो भी घटना हो रही है उस घटना को अपनी आँखों से देखा है, इसका मतलब है यहाँ पर आई विटनेस होना आवश्यक नहीं है। देखिए, FIR जो होती है वो हमेशा पुलिस रजिस्टर्ड में दर्ज होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने में एक जनरल डायरी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप पुलिस थाने में जाएंगे तो पुलिस थाने में आपको पुलिस रजिस्टर्ड के अलावा एक पुलिस की जनरल डायरी मिलेगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उस जनरल डायरी को अपन क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो जनरल डायरी होती है उस जनरल डायरी में हमेशा FIR का सार यानी कि उसका जो है जीस्ट जो है वो लिखा जाता है। FIR का जो निचोड़ होगा वो निचोड़ जो होगा वो पुलिस की जनरल डायरी में लिखा जाएगा।
जनरल डायरी को हम सिचुएशनल डायरी भी कहते हैं। अब देखिए जनरल डायरी का क्या काम होता है। पुलिस थाने में जो भी जनरल डायरी होती है, पुलिस स्टेशन में जो जनरल डायरी होती है, जिसे हम सिचुएशनल डायरी भी कहते हैं, उस डायरी में जो पुलिस की डेली की गतिविधियां होती है, पुलिस की जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का जो ब्यौरा होता है वो उसमें लिखा जाता है। उसके अलावा जो घटनाएं होती है, जो भी रोज़मर्रा की जो घटनाएं हो रही है, जो भी पुलिस में कंप्लेंट्स आती है, उसके बारे में क्या होता है वहाँ लिखा जाता है। तो देखिए जनरल डायरी जो होती है वो इस प्रकार की डायरी होती है कि जिसमें क्या होता है कि पुलिस जो है वो अपना डेली का ब्यौरा जो है वो उसमें लिखती है। लेकिन एफआईआर जो होती है कभी भी जनरल डायरी में नहीं लिखी जाती। बहुत बार एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जनरल डायरी में कभी भी एफआईआर जो है नहीं लिखी जाएगी, बल्कि एफआईआर का सार यानी कि एफआईआर का जो निचोड़ होगा वो निचोड़ लिखा जाएगा जनरल डायरी में। अब देखिए, जब भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मान लीजिए, कई बार देखिए हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी अपराध के बारे में, अगर कोई अपराध हुआ है और कोई भी पीड़ित व्यक्ति उसकी शिकायत करने थाने जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उसकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, यानी कि उसकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करता, और रिपोर्ट दर्ज ना करके वो कोई कार्रवाई नहीं करता। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो हमारे यहाँ पे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आईपीसी 1860 के में एक नई धारा जोड़ी गई है, धारा 166 के सी क्लॉज में, यानी कि आईपीसी 1860 की धारा नंबर 166 के फर्स्ट क्लॉज के सी में, यानी कि कै सी में ये बोला गया है कि यदि कोई भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर को दर्ज करने से मना करता है, तो वहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, सेक्शन 154 के सब सेक्शन सी में थर्ड में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर सब्सटेंस ऑफ रिपोर्ट, यानी कि इस प्रकार का कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस अधीक्षक को दे सकता है, उसके सीनियर को दे सकता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है वो उसकी सूचना दे सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पुलिस अधीक्षक होगा, पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार की सूचना या तो रिटर्न दी जाएगी या फिर क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से दी जाएगी। अब ऐसी सूचना पोस्ट के भी द्वारा दी जा सकती है, यानी कि आप जो है यदि स्वयं जाने में सक्षम नहीं है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, बाई पोस्ट जो है वो इस प्रकार की सूचना को लिखित रूप में, रिटर्न रूप में आप पेश कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं। अब पुलिस अधीक्षक क्या करेगा, निर्देश देगा थाने के भार साधक अधिकारी को कि वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को दर्ज करे और उसके बाद में कार्यवाही करे। तो ये हमारे को अधिकार दिए गए हैं आईपीसी 1860 में, और यहाँ पर धारा नंबर 166 के सी सेक्शन में कहा गया है कि यदि थाने का भार साधक अधिकारी इस प्रकार का अपराध करता है और वो जो है रिपोर्ट को दर्ज करने से मना कर देता है, तो उस सूरत में उसे 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना यानी कि आर्थिक दंड दोनों ही दिया जा सकता है। तो देखिए आगे से ध्यान रखिएगा, यदि आपके आसपास ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति है जो थाने जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए और वहाँ पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो इसकी कंप्लेन उसके अधिकारियों को की जा सकती है, पुलिस अधीक्षक को की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक जो है वो अगर चाहे तो वो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा जिसने आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है, तो आईपीसी में प्रोविज़न दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को 6 महीने से लेके 2 वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दंड दोनों ही दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे अधिकार जो है वो दिए गए हैं आईपीसी में। अब हम ये यहाँ पर देखते हैं कि जब भी थाने का भार साधक अधिकारी किसी भी आपराधिक प्रकरण को दर्ज करता है, आपराधिक प्रकरण को दर्ज करने का मतलब यहाँ पर यह है कि थाने का भार साधक अधिकारी अगर जब भी किसी भी ऑफेंस को रजिस्टर्ड करेगा, तो ऑफेंस को रजिस्टर्ड करने के बाद में वो इसकी रिपोर्ट की
एक कॉपी, यानी कि जो भी उसको इत्तला मिली है उस इत्तला की एक कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उपलब्ध करवाएगा। ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इत्तला की रिपोर्ट जो होती है वो किसको दी जाएगी? संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, जब भी किसी संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी भी प्रकार की इत्तला दी जाती है तो इत्तला देने के बाद में एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर की एक कॉपी जो है वो एफआईआर करवाने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और जो इत्तला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई है इसकी एक कॉपी जो है वो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा। और एफआईआर दर्ज करने के बाद में ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी कि अपना जो है इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ करती है। बिना एफआईआर के पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ नहीं करती। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हमें सीखना है कि यदि संज्ञेय मामले हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर में हमेशा एफआईआर दी जाएगी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की अपन बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा एफआईआर होती है, लेकिन यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर होती है। तो एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो होगी वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो की जाएगी और इस प्रकार से क्या होगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने इस प्रकार से क्या की जाएगी, कंप्लेन की जाएगी। अब यहाँ पर जो परिवादी होगा वो क्या करेगा, परिवाद प्रस्तुत करेगा। परिवाद हमेशा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे तो संबंधित जो भी थाना वहाँ पे उस अपराध के संबंध में लगता है उस थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्देश दे सकता है और यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद में ही एनसीआर जो है वो एफआईआर में तब्दील हो सकती है। और उसके बाद में अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वो जो है इस संबंधित अपराध की रिपोर्ट जो है अपने थाने में दर्ज करे एफआईआर के रूप में और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करे, अन्वेषण करे और उस अन्वेषण की जो भी रिपोर्ट होती है वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एफआईआर के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो जाननी आवश्यक है। तो देखिए वो बातें क्या है, देखिए एफआईआर जो होती है वो सारभूत साक्ष्य नहीं होती। जब भी एफआईआर दी जाएगी तो कभी भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि एफआईआर जो है वो सारभूत साक्ष्य है। तो एफआईआर कभी भी सारभूत साक्ष्य नहीं होती, यानी कि एफआईआर को ये नहीं माना जाएगा कि ये जो है वो प्रोसीजरल एविडेंस है। एफआईआर जो है केवल और केवल एक इत्तला है, एक इन्फॉर्मेशन है जो किसी अपराध के बारे में पुलिस को संज्ञान लेने के लिए दी जाती है। एफआईआर मौलिक साक्ष्य नहीं होता। एफआईआर ना तो सारभूत साक्ष्य है ना ही मौलिक साक्ष्य है। एफआईआर का मुख्य कार्य, एफआईआर जो होती है, एफआईआर का मुख्य उद्देश्य होता है दंड विधि को क्रियान्वयन करना, यानी कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है यानी कि जो दंड विधि उसमें लगती है उस दंड विधि को क्रियान्वित रूप में करने के लिए एफआईआर जो है वो की जाती है। यानी कि जब अपराध हो गया तो अपराध की शिकायत जो है वो एफआईआर के रूप में दर्ज करवाई जाएगी। देखिए एफआईआर जो होती है वो पुलिस अन्वेषण का आधार होती है, यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईआर के ऊपर बेस्ड होती है। यदि जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी पुलिस उस एफआईआर के आधार पर ही अपना अन्वेषण, अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देती है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का आधार जो है वो एफआईआर होता है। एफआईआर हमेशा संज्ञेय अपराधों के लिए होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि असंज्ञेय अपराधों में एफआईआर नहीं होती और संज्ञेय अपराधों में यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर होती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है। एनसीआर कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं होती, पुलिस स्टेशन में केवल एफआईआर ही होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखना है कि एफआईआर जो है कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकती। असंदिग्ध का मतलब है और डाउटफुल नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए पुलिस को ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है वह व्यक्ति जो है
तोड़ मरोड़ के बातों को प्रस्तुत कर रहा है, बार बार अपने बयान को चेंज कर रहा है, जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है, वो एफआईआर बिल्कुल सटीक एफआईआर नहीं है। वो उसके बातों में परिवर्तन आ रहा है, कभी वो कुछ और बात कह रहा है, कभी कुछ और बात कर रहा है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो एफआईआर जो होगी वो जो है संदिग्ध मानी जाएगी। तो एफआईआर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एफआईआर जो होती है वो हमेशा असंदिग्ध व स्पष्ट होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एफआईआर जो होती है वो केवल इसको सूचित करने वाले के कथन की पुष्टि करने में उपयोग में लाई जाती है। एफआईआर का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है तो उस व्यक्ति के कथन की पुष्टि करने के लिए एफआईआर जो है वो आवश्यक होती है। एफआईआर जो होती है वो किसी भी तीसरे पक्षकार के साक्ष्य यानी कि बयान की संपुष्टि के रूप में नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या समझेंगे इस बात से कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी है तो कोई भी थर्ड पार्टी यानी कि तृतीय पक्षकार जो होता है, थर्ड पार्टी जो होती है, उस थर्ड पार्टी के जो भी बयान है, जो भी वो एविडेंस है, उसके बयान की संपुष्टि करने में, उसके क्लेरिफिकेशन करने में नहीं होती। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को ही माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आके कोई भी बयान देती है तो उसको प्रूफ करने का काम यहाँ पे एफआईआर में नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एफआईआर में क्या क्या बातें हैं जो कि आवश्यक नहीं होती। देखिए सबसे पहली बात होती है कि एफआईआर में अगर किसी भी स्पॉट पर, किसी भी घटना स्थल पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो ये आवश्यक नहीं कि एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को घटना स्थल पर मौजूद सभी व्यक्तियों के नामों के बारे में जानकारी हो। इसका मतलब है कि वो केवल घटना के बारे में जानकारी देगा। अगर उसे वहाँ पर सभी व्यक्तियों के नाम नहीं पता तो एफआईआर में आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद सभी व्यक्तियों के नामों को बताए। फिर हम देखते हैं कि एफआईआर में जो अभियुक्त है उसके नाम का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है। यदि मान लीजिए वह उसके नाम को नहीं जानता तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करवाते समय उसके नाम को उल्लेखित करे, उसके नाम को बताना आवश्यक नहीं है। यदि वह व्यक्ति नाम को नहीं जानता तो यहाँ पर पुलिस उस पर कोई दबाव नहीं डालेगी कि वह उस व्यक्ति का नाम पुलिस को बताए। फिर हम देखते हैं कि आपराधिक घटना के, अगर मान लीजिए कोई भी आपराधिक घटना है तो आपराधिक घटना के सभी तथ्यों का सविस्तार से वर्णन करना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है तो यहाँ पर जो जो घटनाएं हुई थी वो उसका विस्तार से वर्णन करे, वो आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आई विटनेस हो, यानी कि खुद जो है मौजूदा घटना स्थल पर वहाँ पे उपलब्ध हो और उसने सभी घटना के बारे में, जो भी घटना हुई है उसको अपनी आंखों से देखा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही अपराध घटित हो चुका है तो वह व्यक्ति क्या है, घटना की सूचना जो है, अपराध जो घटित हुआ है उस घटित अपराध की सूचना पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाएगा, पुलिस थाने जाएगा। तो यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि वह जो है हर एक घटना का खुद ही जो है चश्मदीद गवाह हो, यानी कि खुद आई विटनेस हो और उसे जो है हर एक घटना को उसने खुद ने देखा हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है एफआईआर एक दिन कराता है और अगर मान लीजिए वही व्यक्ति एफआईआर जो है अगले दिन किसी और थाने में कराता है तो यहाँ पर एफआईआर एक ही मानी जाएगी और पुलिस जो है, पुलिस उस एफआईआर को एक ही मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा यदि एफआईआर जो है वो अलग अलग करवाई जाती है तो अलग अलग एफआईआर नहीं मानी जाएगी, एफआईआर जो है वो एक ही मानी जाएगी और उस एफआईआर को एक ही मानकर पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने संडे को एफआईआर दर्ज कराई है किसी थाने में और मंडे को वही व्यक्ति जो है किसी और थाने में जाकर सेम एफआईआर दर्ज करवाता है तो जो संडे को एफआईआर हुई है वही मानी जाएगी, उसके बाद के दिन की एफआईआर नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो किसी और थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है तो यहाँ पर क्या होगा, एफआईआर जो है वो वैलिड होगी, एफआईआर मानी जाएगी और पुलिस क्या करेगी, दोनों एफआईआर पर अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एफआईआर जो है
हमेशा संज्ञेय मामलों में की जाएगी। अगर पुलिस को लगता है कि कोई भी मामला असंज्ञेय है, तो अगर पुलिस को लगता है कि मामला असंज्ञेय है, तो पुलिस जो है वो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, बल्कि पुलिस क्या करेगी, अपने रिकॉर्ड में एक शिकायत के रूप में उसको दर्ज कर लेगी और दर्ज करने के बाद में उसकी एक कॉपी जो है वो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसको प्रस्तुत करेगी और उस व्यक्ति को कहेगी कि वो खुद जाकर वो क्या करे, कंप्लेन करे, और वो जो कंप्लेन है वो एनसीआर के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन नंबर 154। सेक्शन नंबर 154 हमारा संज्ञेय मामलों से में अपराध से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से एफआईआर के बारे में कहा गया है और यहाँ पर हमारे अधिकारों के बारे में बात की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जाता है तो यहाँ पर थाने के भार साधक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति क्या करे, वह थाने का भार साधक अधिकारी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो एफआईआर दर्ज करवाने आया है, उसकी एफआईआर को दर्ज करें और एफआईआर को दर्ज कर कर उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रारंभ करें। आई होप आप आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। काफ़ी कुछ सीखने को है यहाँ पर, जुड़े रहिएगा। और भी हमारी क्लासेस में और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।